एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान 7th क्लास की, और जिसमें हम 5th चैप्टर को आज पूरा करेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, मतलब 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, जिसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन में करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री और पुरुषों का अनुपात, है ना। हम ये भी तो देखते हैं कि कितना अनुपात रह गया है। 1961 में जनसंख्या के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। ठीक है, 1961 की बात है ये कि 40% शिक्षित था। कौन? लड़के या पुरुष लगा लो इसमें। 7 साल और इससे अधिक आयु वाले 40% लोग शिक्षित थे। शिक्षित का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कम से कम अपना नाम लिखना तो जानते थे। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं ये याद रखना है आपने, 61 की, 1961 की। 15% औरतें शिक्षित थी, मतलब वो अपना नाम लिखना जानती थी। अब 2001 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार पुरुषों और लड़कों की यह संख्या 76% हो गई, और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 54% हो गई। मतलब जहाँ 40 था उसका 76 हो गया, है ना। और जहाँ पे 15% लड़कियां शिक्षित थी वहाँ पे 54% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है। जो पढ़ लिख सकते हैं उन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल रही है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक प्रतिशत है। ठीक है, इनके बीच का अंतर अभी पर्याप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावली में दलित के लिए अनुसूचित जाति, ठीक है, जो दलित लोग होते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति का प्रयोग करते हैं, और आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है स्कूल का सत्र। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इस तरह से सब लड़के और अनुसूचित जाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के, ठीक है, उसी तरह से लड़कियों का भी रेशो दिया गया है। और ये कक्षा के अकॉर्डिंग जो है बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका दिया गया है अनुपात कितना कितना है। आता है प्राथमिक स्तर के कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर में, मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, वो कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। दूसरा, शिक्षा के किस स्तर को आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कौन से सत्र पर। ठीक है, पहला तो ये था कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं प्राथमिक स्तर पर। दूसरा, आपको ये बताना है कि तीनों स्तर हैं, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से स्तर पर पढ़ाई छोड़ते हैं। तीसरा, आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों को विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। ठीक है, मतलब आदिवासी जो बच्चे होते हैं जिनको अनुसूचित जनजाति वाला बोलते हैं, उनकी दर ज़्यादा क्यों है। उसके बाद आता है, संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। ठीक है, मतलब जो दलित बच्चे हैं वो, और जो मतलब आदिवासी के लड़कियां हैं वो, ठीक है, वो ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2001 की जनगणना से यह पता चला कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना भी कम रहती है। ठीक है, अभी तक हमें लग रहा था कि जो दलित हैं या फिर आदिवासी हैं उनकी ही लड़कियां कम पढ़ती हैं या कम पढ़ाया जाता है, लेकिन उनसे भी कम कौन होती हैं? मुस्लिम लड़कियाँ। मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक रह पाती हैं। ठीक है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियाँ 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं।
मुस्लिम लड़कियां कितना 3 वर्ष, और बाकी जो है वो 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं स्कूल में। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ये बच्चे स्कूल छोड़ क्यों देते हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक हैं। ठीक है, जब स्कूल की जगह पे स्कूल ही नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री है, वहाँ पे अपने बच्चे को कोई क्यों भेजेगा। दूसरा, अगर स्कूल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन शिक्षक तो होना चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है तो फिर बच्चे किसके लिए आएंगे, फिर तो बच्चे लड़ाई करके चले जाएंगे, कुछ अपना सिर फुड़वा के चले। इस तरह से परेशानियाँ ही होंगी अगर वहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो भी बच्चे ऐसी जगहों पे नहीं जाते। 2 कारण हमें पता चल गए। यदि विद्यालय घर के पास ना हो, ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट की, स्कूल दूर है तो भी नहीं भेजते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि अगर ले जाने लाने की दिक्कत है तो वो लड़कों को तो भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। अब हम एक विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उनकी लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसमें हमने एक ये जो तथ्य है वो ये पाया कि अगर जाने आने में दिक्कत है या स्कूल दूर है तो इसमें लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के जो कारण हैं वो ये है कि या तो स्कूल नहीं है या वहाँ पे टीचर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, या फिर दूर है, या फिर वहाँ पर भेदभाव होता है ना। हमने एक कहानी से जरिए से पढ़ा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनसे झाड़ू निकलवाई थी। तो इस तरह के भेदभाव के कारण भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असहज महसूस होता है। उसके बाद आता है कि प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से दंडारेख के रूप में दिखाया गया है ना। तो आपको भी ये दिखाना है। पहले 2 आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं। पहले 2 वाले तो यहाँ पे दिखा दिए, लेकिन बाकी के आपने खुद ही यहाँ पे दिखाने हैं। अब महिला आंदोलन की बात करते हैं। महिला आंदोलन क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, उनका क्या असर होता है बाद में। जब अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। व्यक्तिगत सत्र क्या होता है, जैसे आप घर में हैं, कोई महिला है, ठीक है, अभी तो क्योंकि सारे बच्चे ही सुन रहे होंगे इस वीडियो को, जो बच्चे हैं आप देखते होंगे कि आपके घर में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है। घर में बिल्कुल ही उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, हर काम में उनकी इंसल्ट की जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं, या तो वो गरीब घर से है, या फिर वो इतनी ज़्यादा चालाक नहीं है जैसे बाकी महिलाएं हैं, है ना। तो इसकी वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये व्यक्तिगत सत्र होता है। ठीक है, वो आंदोलन कर सकती है, मतलब व्यक्तिगत सत्र पे ही वो स्टेप ले सकती है कि मेरे साथ इतने सालों से ये हो रहा है, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। लेकिन ऐसे आंदोलन समाज में बहुत सारी औरतें मिलकर भी करती हैं, जो कि एक बड़ा रूप ले लेती हैं। औरतों ने फिर इस तरह से संघर्ष किया है, या तो व्यक्तिगत सत्र पर या फिर आंदोलन के, मतलब आपस में मिलकर। तो उनकी वजह से ये सुधार आए हैं कि कानून व्यवस्था, हिंसा और स्वास्थ्य, और जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति अब बेहतर हुई है, किसकी वजह से हुई है, इन संघर्षों की वजह से। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और महिला संगठन इस आंदोलन में हिस्से लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले व्यक्तिगत रूप पे संघर्ष शुरू होते हैं, फिर बहुत सारी महिलाएं, और फिर उनके साथ आंदोलन, जो संगठन बने हैं उन संगठन से महिलाएं आती हैं और इनका समर्थन करती हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। बड़े अच्छे पुरुष होंगे वो जो महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं।
इस आंदोलन में जुटे लोगों को की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। ठीक है, फिर अच्छा लगने लगता है कि चलो पहले ये चीज़ हो रही थी या फिर अब ये हो रही है, तो ये अच्छा लगता है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रणनीतियाँ क्या होती हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए कि महिलाओं के साथ जो होता है, घरेलू हिंसा कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, ये जो घरेलू हिंसा है ये महिलाओं की वजह से ही होती है और महिलाएं ही इसका कारण है, क्योंकि पुरुष घर में ज़्यादा नहीं रहते। जो बाकी महिलाएं बच जाती हैं, घर में रह जाती हैं, जो कोई काम नहीं करती, काम से मेरा मतलब है कि जो बिज़ी नहीं रहती हैं ज़्यादा, वो क्या करती हैं, किसी एक महिला को पकड़ लेती हैं और उसे टॉर्चर करती रहती है, परेशान करती रहती है। तो इस तरह की रणनीतियाँ जो होती हैं वो घरों से ही उठती हैं और इनसे लड़ने के लिए भी अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से महिला आंदोलन होते हैं। अभियान के बारे में पढ़ेंगे। अभियान क्या होता है? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 2006 में कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। अब देखिए, ये 2006 में कानून बन गया कि जिसमें घर के अंदर लोग जो महिलाओं को मानसिक रूप से परेशान करते हैं या शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके, है ना। कानून बन गया, लेकिन इससे सुरक्षा कैसे दी जा सकेगी? 99% लेडीज़ तो यही नहीं बताती कि मेरे साथ होता क्या है। ठीक है, उन्हें किसी तरह से परेशान किया जाए, कुछ उल्टा बोल कर परेशान किया जाए। परेशानी तो परेशानी है ना, कानून क्या करेगा इसके अंदर? ठीक है, फिर जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो वो कानून फिर मदद करने आता है, नहीं भी आता है, पता नहीं। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस तरह के जो महिला आंदोलन है वो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक यौन प्रताड़ना संबंधी बनाया था, जिससे उन्हें ऐसी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक कानून ऐसा भी होना चाहिए कि आजकल लोगों का लेवल इतना हो गया है कि हर किसी औरत को गलत बोलते हैं, है ना। हर कोई औरत तो गलत नहीं है, कोई गलत है, कोई मजबूरी में है तो वो बात अलग है, हमें उसको ऐसे उछालना भी नहीं चाहिए। लेकिन हर किसी औरत को गलत बोलते हैं, बहुत गंदे, अभद्र, वो असभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की प्रताड़ना भी यौन प्रताड़ना में आती है ना। इस तरह की जो दिक्कतें, परेशानियाँ जो होती हैं, इनको भी रोका जाना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि लैंग्वेज में सुधार हो जाए, है ना। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि सत्यरानी है, देखिए ये इनकी पिक्चर है। क्या है? सत्यरानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई। अब ये देखिए, अपनी बेटी के लिए ही लड़ाई कर रही हैं और फिर उन्होंने ऐसा कुछ मतलब क्या है वो खोल दिया, एक सक्रिय सदस्य बन गई आंदोलनों की। तो ये हर बार मदद करती हैं क्योंकि इनके ऊपर बीती है। देखिए कितनी एजुकेटेड लग रही हैं ये, और खुद ही कानून से लड़ाई कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी फैमिली होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, है ना, अपने आप को बहुत ही शाही परिवार समझने वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उनको लगता है कि लोगों के सामने नहीं आएगा, लेकिन आ जाता है क्योंकि ये आंदोलन शुरू हो चुके हैं ना, काफ़ी सालों से, सदियों से चले आ रहे हैं। तो एक और उदाहरण देखो कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। वाह भाई वाह, कितने पुराने टाइम से दहेज हत्याओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये दहेज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। वेरी गुड, मतलब औरत है कि कुछ मच्छर है कि मार दो, जल्दी से हो जाएगा काम। महिला संगठनों ने इस बात की बड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमारा कानून क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। जो लोग मारने की हिम्मत रख सकते हैं वो कानून को पैसा खिलाते हैं और फिर अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में
अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया कि अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। भैया कोई दंडित नहीं कर सकता, ये सब ड्रामा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है तो शुक्र है। ये देखिए बेचारी महिलाएं परेशान अदालत के सामने बैठी हैं, पोस्टर लगे पड़े हैं। अब है जागरूकता को बढ़ाना। जागरूकता चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे समाज में जो अन्याय होता है उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ किताबों में पढ़ने से जागरूक होना नहीं होता। अगर किसी स्टेप पे आप किसी की मदद कर सकते हैं वो जागरूकता है। अगर आपके घर में किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है किसी भी लेवल पे, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अगर आप घर के छोटे बच्चे हैं तो भी इसे रोक सकते हैं, ठीक है। अगर लड़की किसी पराये घर से आई है, आपकी भाभी है, आपके घर में कोई बहू है, तो आप उसके साथ होने वाले अन्याय को रोकेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है और ये ज़रूरी है। लोगों को भी जागरूक कीजिए अपने घर में, बताइए महिलाओं को कि ऐसा नहीं करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद को भी परेशान करते हो और उसे भी परेशान करते हो। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक मुख्य कार्य है, ठीक है। मैं औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूक होना चाहिए। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाना, यही जागरूकता होती है, ठीक है। विरोध करना क्या होता है? जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, ठीक है। जब महिलाएं अपने हित की बात करती हैं और उनका उल्लंघन होता है, उनकी बात मानी नहीं जाती, जैसे किसी कानून और नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, ठीक है। फिर आंदोलन आते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, लोगों का ध्यान खींचते हैं, और ध्यान खींचने के लिए रैली, प्रदर्शन और बहुत असरकारक तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं। अब है बंधुत्व व्यक्त करना। ये क्या है? न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब 8 मार्च क्या है यहाँ पे, ये याद रखना है आपने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं, ठीक है। क्योंकि औरत की ज़िंदगी अपने आप में ही बहुत मुश्किल होती है, और इसमें वैसे ही मतलब घर में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इस तरह की दिक्कतें होती हैं जिसके लिए उनको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए होते हैं, या फिर जो लोग जानते हैं कि 8 मार्च का भी कोई दिन है, तो वो जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। चाहे पहले जिनकी सिचुएशन गलत ख़राब थी, अब ठीक हो गई, तो वो भी आ जाती हैं इसमें। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। बाघा बॉर्डर है ना, वहाँ पे 14 अगस्त को लोग इकट्ठा होते हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही हैं। यहाँ पे देखिए औरतों का कितना सहयोग है, ठीक है। बाघा बॉर्डर पे ये मोमबत्तियाँ जला रही हैं, इस तरह से ये दिख रही हैं महिलाएं। आपका चैप्टर अब होता है समाप्त, और यहाँ पे शब्द संकलन को ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। देखिए, रूढ़िवादी धारणा ये होती है कि आप बहुत ही शाही परिवार से हैं, ठीक है, लेकिन अब आपका परिवार शाही नहीं रहे, मतलब वो राजा महाराजाओं वाले तो आपके रहे नहीं दिन, ठीक है, क्योंकि राजघराने बहुत सारे ख़त्म कर दिए सरकार ने। तो अब भी आपके दिमाग में, मतलब आपके जो जहन में यही है कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा ख़ानदानी हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वामी, तो आपका राजा वाला जो सीन था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो मतलब पुरानी सोच को आप लेकर आ रहे हो, अब आज के ज़िंदगी में जियो कि अब कोई राजा नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। इस तरह की धारणा जो होती है, रूढ़िवादी धारणा होती है। हम विश्वास करने लगे हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, केवल खास प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम बड़े ख़ानदान के हैं, ठीक है। तो वो लोगों को जकड़े हुए है वो धारणा। तब रूढ़िवादी धारणाओं को का जन्म होता है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं कि जो लोग उनके सामने आ गए वो उनको कहते हैं कि तुम खानदानी नहीं हो, तुम ये काम करो, मतलब अपनी गंदगी दूसरे के ऊपर सौंपने लगते हैं। तो दूसरे लोग भी तो गुस्सा करेंगे ना इस चीज़ से। तो अपनी रूढ़िवादी जो धारणा है इसको बदलो, अपने अस्तित्व में आओ, अपने मतलब जो आज है आपका उसमें जियो।
जैसे इस पाठ को हमने देखा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया है, ठीक है। हमने ये भी एक कहानी पढ़ी थी कि बच्चे को पिता कहता है कि कंप्यूटर और मैथ पढ़ो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम क्यों थोपते हैं बच्चों के ऊपर? कारण उसकी रुचि ना होकर लड़का लड़की होना है। इसका कारण ये है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़का है, कंप्यूटर अच्छा पढ़ेगा, मैथ अच्छा पढ़ेगा तो वो अच्छा करेगा। नहीं, उसकी रुचि को देखो। वो इतिहास पढ़ना चाह रहा है, उसे इतिहास पढ़ने दो। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिक विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है, ठीक है। ये धारणाएं क्या होती हैं? हम किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, हम उस पर अपनी इच्छाएं थोपते रहते हैं। उसे लड़का समझते हैं, फिर उस पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं। तो ये क्या है, उनका अपना इंटरेस्ट तो फिर रहता नहीं। फिर क्या होता है कि वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। दूसरा शब्द आता है भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोगों के साथ समानता और आदर का व्यवहार नहीं करते। इसका कारण भी क्या है? रूढ़िवादी धारणाएं। आप अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं और दूसरे लोगों को नीच समझते हैं, तो उनके साथ आदर का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो राजा हैं, ठीक है। तो ये भेदभाव कब होता है? जब हम लोगों को समान नहीं समझते, है ना, और उनके साथ आदर का व्यवहार भी नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है आगे से। उसके बाद आता है उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उल्लंघन किया है, ठीक है। उल्लंघन किसी कानून का भी हो सकता है, या फिर जैसे आप घर में ही लगा लो, अगर आपकी बात का कोई पालन नहीं करता, जैसे आप कहते हो वैसे नहीं होता, तो वो उल्लंघन हो गया है, ठीक है। यौन प्रताड़ना क्या होता है? इसका आशय है कि औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से संबंधित शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से है। ये चीज़ याद रखना है आपने। इसमें अगर किसी को मुंह से भी गलत बात बोल दी तो वो भी यौन प्रताड़ना है। और इस तरह मतलब अगर ये बात है, अगर मौखिक हरकतें करना भी यौन प्रताड़ना है, तो 100% लेडीज़ घर में यौन प्रताड़ना का शिकार होती हैं। क्योंकि जो ये रूढ़िवादी धारणा है, इसकी वजह से लोगों की ज़ुबान इतनी गलत हो गई है कि वो किसी भी औरत को कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि औरतें फिर यही सोचती हैं कि चलो घर की इज्जत है, अपने आप ही रुक जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ को आप रोकिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक बनिए, विरोध कीजिए इन चीज़ों का, तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।